हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण रेशों की। हमने बात की थी कपास की और लिनन की कि हमें ये रेशा कैसे प्राप्त होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके गुण धर्म, और हमने इसकी लंबाई की और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऊन की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ऊन हमें भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। बच्चों, हमने बचपन में एक पोएम सुनी थी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। तो तब से ही हमें ऐसा लगता है कि ऊन हमें सिर्फ और सिर्फ भेड़ से प्राप्त होती है, जबकि ऐसा नहीं है। भेड़ के साथ साथ ऊन हमें बकरी, खरगोश, ऊंट जैसे अन्य पशुओं से भी प्राप्त होती है। यानी ज़्यादातर ऊन तो हमें भेड़ के बालों से प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भेड़ के अलावा हमें ऊन प्राप्त नहीं होती। और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे बकरी है, खरगोश है, ऊंट है, इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। बच्चों, आपने देखा होगा ऊन का जो रेशा है उससे हमारे स्वेटर बनते हैं। सर्दियों के मौसम में जो हम कपड़े पहनते हैं वो ऊन से बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मा को, दादी को स्वेटर बुनते हुए, सिलाइयाँ लेते हुए। हम उसी रेशे की बात कर रहे हैं, ऊन की। इन रेशों को विशिष्ट बाल के रेशे कहा जाता है और विभिन्न प्रजाति की भेड़ों के बाल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, जो ये ऊन है, कुछ ऊन ऐसे होती है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ ऊन होती है वो कम अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की भेड़ है। तो अलग अलग क्वालिटी की जो ऊन होती है वो डिपेंड करती है किस पर, भेड़ के बालों पर, कि भेड़ किस तरह की है। इतना ही नहीं, जो भेड़ के शरीर के अंग होते हैं, अलग अलग अंग पर अलग अलग तरह की, अलग अलग लंबाई की, अलग साइज़ की, अलग क्वालिटी की ऊन होती है। आप देखिए बच्चों, कुछ भेड़ों को केवल इसीलिए पाला जाता है कि वो अच्छी गुणवत्ता के रेशे प्रदान करती है। देखिए, भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य आजकल ऊन ही है। और कुछ भेड़ें तो खासकर, जैसे हम बात करें तो मेरिनो जाति की जो भेड़ है उसकी ऊन सबसे अच्छी मानी जाती है। पशु से बाल उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? कतरना या शेयरिंग कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन की शेयरिंग क्या होती है। शेयरिंग में क्या किया जाता है, पशु के ऊपर जो बालों की एक परत होती है उसको हटाया जाता है, सारे बाल अलग कर लिए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। यह जलवायु दशाओं के अनुसार वर्ष में 1 या 2 बार उतारी जा सकती है। देखिए, जलवायु दशाओं से हमारा क्या आशय है? देखिए, जो बाल होते हैं जानवरों के शरीर पर, विशेषकर हम बात करें भेड़ की या ऊंट की या खरगोश की, तो ऐसे जानवर जो हमें रेशा प्रदान करते हैं ऊन का, तो उनके शरीर पर ये जो बाल होते हैं ये बेसिकली इन्हें हीट देते हैं, है ना, इन्हें गर्मी प्रदान करते हैं। तो ठंड के दिनों में अगर हम ऊन को उतार देंगे या उस रेशों को, उन बालों को उतार देंगे उनके शरीर से, तो उन्हें ठंड लगेगी, है ना, और जो बालों का कार्य है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो काम किया जाता है अक्सर गर्मियों में किया जाता है, ताकि उन्हें गर्मी भी ना लगे और ठंड के दिनों में भी उनकी रक्षा हो सके। कतरने के दौरान बालों को एक पीस में ही रखने का प्रयास किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कर्तित ऊन या फ्लीस। देखिए, क्यों एक ही पीस में रखने का प्रयास किया जाता है? देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जानवरों के शरीर पे भी जो बाल होते हैं वो भी अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग लंबाई के होते हैं। भेड़ के अगर हम पीठ के बालों की बात करें तो उनकी लंबाई अलग होगी, टांगों के बालों की बात करें उनकी लंबाई अलग होगी, गर्दन के आसपास का जो एरिया है उसकी क्वालिटी, उसकी लंबाई अलग होगी। तो कोशिश की जाती है कि हर रेशे को उसकी क्वालिटी के अनुसार, उसकी लंबाई के अनुसार एक सेट में रखा जाए। इससे रेशे अलग अलग करना आसान हो जाता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों की बालों की लंबाई और सूक्ष्मता अलग अलग होती है, जिसको मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। अब क्या किया जाता है? छंटाई की जाती है और उनसे धूल, ग्रीस, शुष्क स्वेदन हटाने के लिए उन्हें अभिमाजित किया जाता है। कहने का आशय ये है कि जो बाल होते हैं उनमें गंदगी होती है, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो चरने जब जाती हैं, जब कहीं भी वो घूम रही हैं तो धूल भी चिपक गई, पसीना आया, पसीने के कण हैं, पत्तियां हैं, है ना, और भी ग्रीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बालों में चिपक जाती हैं। अब जो इनके बाल
बाल हैं उनके बालों से ये पूरी की पूरी सबसे पहले गंदगी हटाई जाती है और उसके बाद उसका कार्बनीकरण किया जाता है। कार्बनीकरण में क्या होता है, इसमें जो भी पत्तियां फंसी हुई होती हैं या डंठल फंसे हुए होते हैं, किस में, ऊन में, या जिसे हम कह रहे हैं रेशे या बाल जो कि भेड़ के शरीर पर हैं, है ना, उसको हमने पहले अलग कर लिया। अब उसमें कोई अगर फंसी हुई पत्तियां हैं, डंठल है, कोई भी अशुद्धि है, वो सारी निकल जाती है, किससे, कार्बनीकरण से। और फिर उसके बाद उन रेशों को आगे स्पिनिंग के लिए यानी कि कताई के लिए भेज दिया जाता है, जैसा कि हम हर रेशे में करते हैं। तो ये तो हमने बात की कि ऊन हमें प्राप्त कैसे होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके गुण धर्म की यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। हमने बात की थी एनिमल फाइबर्स की, प्रोटीन फाइबर्स की। तो जो भी रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन रेशे। बच्चों आप मुझे जल्दी से बताइए, हमने जब एनिमल फाइबर्स की बात की थी तो हमने ऊन के अलावा एक और रेशा किया था, क्या आपको याद है बच्चों? जल्दी से बताइए। हमने बात की थी रेशम की, है ना, जिसकी बात हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। जो रेशम है वो भी प्रोटीन फाइबर है, वो भी हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। इसके रेशों की लंबाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक। बच्चों हमने बात की थी हर रेशे में लंबाई की, जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी लंबाई है अलग अलग होती है। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कपास के रेशे की लंबाई बताइए, लिनन के रेशे की लंबाई बताइए, या ऊन के रेशे की लंबाई कितनी होती है। तो ये आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो देखिए काफ़ी अच्छी लंबाई होती है, 4 to 40 सेंटीमीटर्स, है ना। और वह भेड़ की प्रजाति और पशु के शरीर के अंग के अनुसार खुरदरा या नरम होता है। देखिए कई ऊन के जो रेशे होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और कई थोड़े से कम लंबे होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है कि भेड़ की प्रजाति कौन सी है या कौन से अंग से बाल उतारे गए हैं, या कई बार ऊन काफ़ी सॉफ्ट होती है, कई ऊन थोड़ी सी खुरदरी होती है, कई कुछ ज़्यादा ही मुलायम होती है, नरम होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, भेड़ की प्रजाति पर और पशु के शरीर के अंग पर डिपेंड करती है। इसमें प्राकृतिक सिकुड़न होती है अथवा यह पहले ही मुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण इसमें लोच और लंबाई जैसे गुण धर्म होते हैं। लोच यानी जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, है ना स्टूडेंट्स। अन्य रेशों की तुलना में ऊन में कम मजबूती होती है, लेकिन इसमें लचीलापन और सुनम्यता अधिक होती है। यानी थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, वो बाकी रेशों के कंपैरिजन में ऊन में ज़्यादा होती है। हालांकि मजबूती उसमें थोड़ी सी कम होती है, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है। ऊन में सतही शल्क होते हैं जो जल विकर्षक होते हैं, यानी कि ऊन का जो रेशा है वो पानी को जो अब्जॉर्ब करने की उसकी क्षमता है, नमी को जो अब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसकी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अधिक होती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में हम ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। फिर भी ये जो ऊन है काफ़ी पानी सोख सकती है और इसकी जो सतह है वो गीली महसूस नहीं होती है। यानी ऊन जो होती है काफ़ी सारा पानी अब्जॉर्ब करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि गीलापन है, उसकी सतह जो है वो गीली महसूस नहीं होती बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब करने के बाद भी। इसी क्षमता के कारण यह आर्द्र और ठंडे पर्यावरण में आरामदायक होती है। जहाँ बहुत अधिक नमी है, ओस पड़ रही है या कुछ भी है, या बहुत ज़्यादा ठंडा जो प्रदेश है वहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊनी वस्त्र हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हमारे शरीर को गर्म भी रखते हैं। सूती, रेयॉन और पॉलिएस्टर के साथ ऊन का मिश्रण किया जाता है जो इसकी देखभाल और अनुरक्षण गुण धर्मों में सुधार लाती है। देखिए हमने बात की थी ना अनुरक्षण की यानी मेंटेनेंस की, तो कई बार क्या होता है कुछ रेशों को हम दूसरे रेशों के साथ मिला देते हैं उसकी अच्छी मेंटेनेंस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ऊन को किस किस के साथ मिलाया जाता है, कॉटन के साथ, रेयॉन के साथ और पॉलिएस्टर के साथ। तो ये थी हमारी ऊन की प्रॉपर्टीज़। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और एनिमल फाइबर की, रेशम की, जो कि एक प्रोटीन रेशा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।